तो मन को लगाने के लिए दुनिया में कई सारी सुंदर चीजें हैं जहां पर आप अपने मन को लगा सकते हो। उन चीजों में क्यों उलझना जिसमें जीवन नहीं है। आपने भी सुबह के समय बहुत सारे पोएट्री पोएम याद किया होगा, वो आज भी आपको याद होगा, क्योंकि सब कॉन्शियस माइंड आपका सबसे अधिक एक्टिव रहता है जब एयर में ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन अप टू 100% रहता है। और वो कब रहता है? तो ब्रह्म मुहूर्त के समय में रहता है। अब कहिएगा फ्रीडम मिल गया, मोबाइले में मौज मस्ती कर लेंगे, कर लीजिएगा, माथा चौपट हो जाएगा, फिर कुछ मिलने वाला नहीं है। अपने समय के प्रबंधन में अपने टाइम को यदि आप बेहतर करना चाह रहे हो तो उसे 3 हिस्सों में बांट दो। मन वहाँ पर आपके शरीर के ऊपर डोमिनेट हो रहा है और कह रहा है कि 2 घंटा और सो ही जाते हैं तो क्या हानि हो जाती है। जीवन देवता की साधना आराधना करो, पूजा पाठ। भारत आजाद होने से पहले भारत के लगभग 60% से अधिक फ्रीडम फाइटर मर चुके थे। बकरी के सामने है, बकरी को इतना हिम्मत नहीं हो रहा था कि उस घास को वो खाए। लेकिन युवा को क्या सिखाना होगा? उसको रियल अध्यात्म सिखाना होगा। तो मन को कैसे आप मजबूत बनाओगे? तो युवा राष्ट्र तो है भारत, लेकिन कैसे युवाओं का राष्ट्र है जो बाहर से एक आवरण ओढ़ करके बेचारा बैठा हुआ है। और एक बार स्वर्ग तक सीढ़ी बना रहा था, स्वर्ग तक सीढ़ी बना रहा था तो सब देवता लोग परेशान हुआ कि अगर स्वर्ग तक सीढ़ी बना लिया तो क्या होगा। सब देवता बेचारे चिंतित थे, तो पहुँचे कहाँ पर? ब्रह्मा जी के पास। पूछा लोग कि बताइए ब्रह्मा जी कि क्या उपाय है? स्वर्ग तक बना लिया तो स्वर्ग तो हम लोगों से छीन लेगा। कोई तपस्या करने बैठता था तो कुछ होता नहीं था, इंद्र का सिंहासन पहले डोलता है, तो अलग ही बेचारे परेशान रहते हैं। स्वर्ग तक सीढ़ी बना लेगा तो क्या होगा? तो ब्रह्मा जी बोले कि टेंशन मत लो, अगर रावण स्वर्ग तक सीढ़ी बना लेगा तो वहाँ स्वर्ग नहीं रहेगा। पूछ लो कि क्या बात करते हैं, स्वर्ग कहाँ चला जाएगा? जहाँ है वहीं रहेगा। तो ब्रह्मा जी बोले कि देखो ऐसा है, रावण अगर स्वर्ग तक सीढ़ी बना लेगा तो वो जगह भी क्या हो जाएगा? नरक हो जाएगा, वहाँ स्वर्ग नहीं रहेगा। यानी स्वर्ग किसे कहते हैं? जहाँ पर देवता रहते हैं। और नरक किसे कहते हैं? जहाँ पिशाच, राक्षस, प्रेत, है ना, ये सारे लोग रहते हैं, वहाँ पर उसको क्या कहते हैं? नरक कहते हैं। तो हम आप जहाँ पर रहते हैं, हमारी आपकी क्या मानसिकता है? आज के समय में क्या लगता है आपको? लॉज का लॉज जो है वो नरक से कम है? लॉज में कौन रह रहा है? पिशाचे परेशान रह रहा है। तो ये सब अपने में नरक बना करके वहाँ रखे हुए हैं। तो आज का जो समय है जहाँ पर हम आप रह रहे हैं, ये ट्रांजिशन फेज है। इतना खराब खतरनाक समय अगर इतिहास उठा करके पढ़ लीजिए, मुगलों के टाइम में भी नहीं था, है ना। मुगलों के टाइम में भी भारत की दुर्दशा नहीं थी जो आज के समय में युवा कर रहा है। भारत को कहा जाता है क्या? युवाओं का राष्ट्र है, युवा राष्ट्र कहा जाता है। अमेरिका बूढ़ा हो रहा है, जापान बूढ़ा हो रहा है, और भारत में लगभग आपके 70% की आबादी किसकी है? युवाओं की है, युवा का राष्ट्र है। तो युवा राष्ट्र तो है भारत, लेकिन कैसे युवाओं का राष्ट्र है? जो बाहर से एक आवरण ओढ़ करके बेचारा बैठा हुआ है, बाहर से आवरण ओढ़ करके बैठा हुआ, अंदर से डरा हुआ है, अंदर से सहमा हुआ है, भयभीत है। भले चुड़क्केबाजी कुछ भी कर ले, 2-4 मिनट करने के दिखाने के लिए, अपना मनोरंजन करने के लिए और समाज में अपनी छवि बनाने के लिए चुड़क्केबाजी करता है, नाटक नौटंकी करता है, लेकिन अंदर से बेचारा कमजोर है, अंदर से भयभीत है, डरा हुआ है। तो मन को कैसे आप मजबूत बनाओगे? तो मन को मजबूत, जैसे शरीर को मजबूत बनाने के लिए जिम है, वैसे ही मन को मजबूत बनाने के लिए क्या है? अच्छे विचार है। यहाँ पर आना, हर रविवार को बैठना और वैसे भाइयों के साथ अपने आप को जोड़ करके रखना आपके मन को मजबूत बनाता है। इसे जो हम लोग अभी कर रहे हैं ये क्या है? सत्संग है ना। ये क्या है? सत्संग है। और सत्संग कैसा? तो इसको अप्लाइड सत्संग कहते हैं। अब जैसे आप लोग जीके पढ़ते होंगे तो कुछ जीके चेंज होता है और कुछ जीके जो होता है वो क्या होता है? उसको क्या बोलते हैं? कांस्टेंट रहता है। स्टैटिक जीके उसको कहते हैं, स्टैटिक है, वो कभी बदलेगा नहीं। तो यहाँ पर जो चीज़ आपको दिया जा रहा है वो स्टैटिक जीके दिया जा रहा है। बाद बाकी जगहों पर जो और चीज़ें जो आप टेलीविज़न पर देखते हो, अलग अलग धार्मिक आध्यात्मिक चैनलों पर देखते हो, जहाँ पर बाबा त्रिपुंड लगा करके अपना बढ़िया कपड़ा पहन करके आए हैं, वो आपको क्या बताएंगे? शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से, 5 रुपये का सिक्का चढ़ाने से ये लाभ हो जाएगा। वो अलग सिलेबस है। अब क्या है उसमें सच्चाई, उसमें हम नहीं जाना चाहेंगे। लेकिन युवा को क्या सिखाना होगा? उसको रियल अध्यात्म सिखाना होगा, वैचारिक अध्यात्म सिखाना होगा, जो व्यवहारिक रूप से उसके जीवन में उतरे और उसको बदलाव लाए। अपने विचारों को कभी भी अपने मन के ऊपर और अपने ऊपर डोमिनेंट नहीं होने दे। एक बड़ी बहुत पुरानी कहानी है एक राजा की, जिनका नाम था अकबर, और उनके साथ उनका जो चेला था वो कौन रहता था? बीरबल। पढ़ते थे ना हम लोग कहानी में अकबर और बीरबल की कहानियाँ। अकबर क्या थे? राजा थे। बीरबल क्या थे? उनके बुद्धिजीवी मंत्रियों में से एक थे, बहुत समझदार माने जाते थे बीरबल। अकबर के मन में एक दिन मजाक सूझा और मजाक में उसने कई लोगों को
कई लोगों को मार दिया, तलवार निकालता था गला काट देता था। मजाक में क्या सोचा अकबर को, उसने सोचा कि हमारे राज्य की जो जनता है उसकी समझदारी का स्तर कितना है। उसने घोषणा करवाया अपने पूरे राज्य में कि देखो भाई हमारे पास एक बकरी है और इस बकरी को जो व्यक्ति भर पेट खाना खिला देगा, एकदम टाइट कर देगा, उसको हम अपना आधा राज्य दान में दे देंगे। लोगों ने सोचा कि बकरी कितना खाएगी, लिमिटेड होगा, 2 किलो 5 किलो 10 किलो घास खाएगी और क्या खाएगी, पेट भर जाएगा। एक व्यक्ति आया आकर के कहा कि देखिए अकबर, हम बकरी आपका ले जाना चाहते हैं, हमको 1 दिन का समय दीजिए, हम इसे भर पेट खिला करके ले आएंगे। अकबर ने कहा ठीक है ले जाओ, लेकिन एक शर्त है। पूछा क्या शर्त है? अगर इसको तुम भर पेट खाना नहीं खिला पाए और भूखे लेकर के आए तो देख भाई तुम्हारा गला काट देंगे, मार देंगे तुमको जान से। बोला कोई बात नहीं, लेकिन जीत गया तो आधा राज्य तो मिलेगा। बोला हाँ मिलेगा। अब लेकर के गया वो बकरी को, वाइफ को, अपनी पत्नी को दिया, कहा कि इसका बढ़िया से खातिरदारी करो, राजमहल की बकरी है। बैठाया गया उसको, चारों तरफ से पंखा उंखा लगा दिया गया, बकरी को बैठा करके बना के अंदर से पुआ पकवान मिष्ठान सब लाया गया। भाई आधा राज्य दिलाने वाली बकरी थी, जम के खिलाया गया। बकरी भी खुश थी, खाए जा रही थी। अगले दिन राजा के पास ले गया बकरी को, कहा कि राजा जी इसको हम भर पेट जितना खिला सकते थे खिला दिए हैं, आप चाहो तो चेक कर सकते हो। अकबर ने कहा चेक तो जरूर करेंगे। बुलाया अपने मंत्री को, बोला घास लेकर के आओ, रसीली घास ले आना। वो गया, एकदम ताज़ा ताज़ा फ्रेश घास काट करके ले आया, बकरी के आगे रख दिया। अब बकरी का तो स्वभाव ही है, बकरी के साथ भी वही था, घास जैसे ही उसके सामने ले आया गया, बकरी ने घास कर खाना क्या कर दिया, शुरू कर दिया, पूरा घास खाने लगी बकरी। राजा ने कहा कि दुष्ट कहीं का, हमको भ्रम में डालता है, बकरी अभी भूखी है मेरी, लाओ रे तलवार लाओ। तलवार आया, उसका गला काट दिया गया। पूरा राजभवन में सन्नाटा। अब बकरी को कौन ले जाएगा? एक उसमें कलेजा का मजबूत था, वो कहा कि हम ले जाएंगे। अकबर बोला ले जाओ, लेकिन वही टर्म्स कंडीशन तुम्हारे पर भी लागू है। बीरबल बेचारा सिर ठोक लिया, कहा कि अब अगले दिन ये भी मरने वाला है। गया बकरी को लेकर के, फिर वही उसके अगले दिन आया, इसकी भी वही दुर्दशा की जैसे पहले व्यक्ति के साथ हुई थी। तीसरा व्यक्ति गया, चौथा व्यक्ति गया, कई लोग मरते चले गए, लोग समझ नहीं पा रहे थे। बीरबल कहा कि अगर इन मूर्खों को बचाया नहीं गया तो देखते देखते सब लोभ में मरेगा। बीरबल बोला अकबर से कि देखिए अकबर, ये बकरी हम ले जाना चाहते हैं। अकबर सोचे कि काहे लिए तुम ले जाओगे, अगले दिन तुमको भी मरना पड़ेगा। उन्होंने बोला कोई चिंता की बात नहीं है, हम ले जाएंगे, लेकिन हाँ खिला दिए तो राज्य दे देना। अकबर बोला ठीक है। अब बीरबल कहा बकरी को कि चल, उसका रस्सी खोला, रस्सी खोल के अपने साथ ले गया। और ले गया कहाँ पर बीरबल? उसको सूखे रेगिस्तान में। पहले बकरी कहाँ जाती थी? एसी वाले रूम में, जहाँ पर 16 डिग्री टेम्परेचर पर बैठती थी। अब कहाँ गई? उसको लेकर के कहाँ गया? सूखे रेगिस्तान में, एकदम मरुस्थल में, जहाँ पर माथा पर धूप पड़ रहा है, नीचे से बकरी का पैर जल रहा है, एकदम हालत खराब बकरी का। बीरबल क्या किया, अपने छाता लगा करके बगल में कुर्सी रखे बैठ गए, बकरी को एकदम खुले धूप में छोड़ दिया, जल रही थी बकरी धूप से। फिर बीरबल ने फील किया कि इसे भूख लग रहा है, तो गए जा करके रेगिस्तान में जो सूखी घास थी, जिसमें कुछ रस नहीं था, एकदम सूखा घास था, माने खाने पर जीभ छिला जाए वैसा घास ले करके आए और ले आकर के बकरी के सामने रख दिया। अब बकरी कहेगी क्या दे रहा है खाने के लिए, ऐसा जगह खड़ा कर दिया, कम से कम बढ़िया खाना देता। बकरी का स्वभाव था, बोले चलो कोई नहीं खा लेते हैं। बकरी ने क्या किया, घास खाना शुरू किया। जैसे ही बकरी ने घास को मुंह लगाया, बीरबल गए, बगल में कटीली झाड़ी थी जिसमें कांट निकला हुआ था, वो कटीली झाड़ी से एक डंडा तोड़ करके ले आए और बकरी के मुंह पर एक डंडा दिया जोर से। बकरी कहती बड़ा पागल इंसान है, एक तो सूखा घास दिया, मार भी रहा है, खाने भी नहीं दे रहा है। बकरी दोबारा मुंह लगाई घास खाने के लिए, एक डंडा फिर मुंह पर लगा, तिबारा प्रयास की। लास्ट में बकरी को इतना मारा कि बकरी का जो थुथुन था आगे का वो फूल गया, पूरा सूज गया बकरी का। अब बकरी जान गई थी कि अब फिर दोबारा मुंह लगाएंगे, फिर मुंह पर मारेगा, ये छोड़ेगा नहीं। घास बकरी के सामने है, बकरी को इतना हिम्मत नहीं हो रहा था कि उस घास को वो खाए। बीरबल डंडा लेके चुपचाप बगल में बैठा था। बीरबल फिर उस बकरी को अपने घर ले आए। घर ले आकर के पहले चेक कर लिए कि घर पर तो नहीं ना खा रही है। घर ले आए, पत्नी से कहा कि बढ़िया कुछ बना करके ले आओ, तो अच्छा कुछ आया बना कर बकरी के लिए। बीरबल ने बकरी को के सामने रख दिया उस बढ़िया भोजन को, और फिर बगल में डंडा लेकर के बैठ गए। बकरी सोची कि देखते हैं कि क्या होता है। अभी मुंह लगाने वाली थी, डंडा भाजा, तब तक बकरी मुंह खींच ली, नहीं खाई। यानी बकरी के मन में एकदम अंदर तक डर बैठा दिया था कि अगर मुंह लगाई तो डंडा से तुमको पीटेंगे। रात भर कुछ खाने के लिए नहीं दिया, पूरा 24 घंटा बकरी को भूखे रखा, कुछ दिया ही नहीं। अगले दिन राज दरबार में बकरी और बीरबल दोनों प्रस्तुत हुए। कहा अकबर से कि पूरा इसको खिलाए हैं। अकबर तो कहेंगे देख रहा है, दिख ही रहा है, मुंह फुला दिए हो खिला खिला के, इसको पूरा एकदम चुस्त तंदुरुस्त करके ले आए हो।
चेक करेंगे हम। बीरबल, अकबर ने कहा चेक करेंगे। बीरबल ने कहा कर लीजिए आप। मंत्री गया, सब घास लेकर के आया। घास लेकर के आया तो बीरबल कहा कि आप घास क्यों खिलाइएगा, हम ही खिला देते हैं, आपको कष्ट क्यों होगा। बीरबल ने घास लिया और घास लेकर के बकरी के सामने रख दिया और डंटा एगो मोटा वाला लेके बगल में चुपचाप खड़े हो गए। अब बकरी घास को देख रही थी, बीरबल के डंटे को देख रही थी, उसको हिम्मत नहीं हो रहा था कि घास को क्या करे, मुंह लगाए। अकबर ने कहा ताली बजाओ जोर से। बीरबल ने बकरी को भरपेट खाना खिला दिया है, पेट इसका भर गया है, बकरी का पेट पूरा भर गया है। अब सब परेशान कि भाई बकरी को खिला कैसे दिया। लास्ट में अकबर ने पूछा बीरबल से कि आपने ऐसा कैसे किया, बकरी का पेट भरना असंभव कार्य था, ये आपने कैसे किया। बीरबल ने अकबर को सब बता दिया था कि आपकी चालाकी हम समझ गए थे, इसलिए हमको ये करना पड़ा। मेरे मित्र, हमारा जो मन है वो पूरा का पूरा क्या है, उस बकरी की तरह, इसको जितना भी चीज़ मिल जाए। आपके मन में अगर होगा कि वो मोटरसाइकिल मिल जाता है तो मोटरसाइकिल मिलने के बाद हमारी आधी समस्या क्या हो जाती, समाप्त हो जाती थी। अगर मन में आएगा कार मिल जाएगा, समस्या का समाधान हो जाएगा। जॉब मिल जाएगा, थोड़ा बैंक बैलेंस आ जाएगा, समस्या का समाधान हो जाएगा। ये ऐसा चीज़ है जो कभी भरता नहीं है, कभी मिलता नहीं है। मन में कभी अगर इस तरीके के विचार आए तो अपनी तुलना उन लोगों से करने के बजाय जो कि काफ़ी समृद्ध हैं, उन लोगों से करें जो आपके तरह का भी लाइफ स्टाइल जीने के लिए तरस रहे हैं। आपके तरह भी उनको लाइफ स्टाइल नहीं मिलता है। तो संसाधन से व्यक्ति की आवश्यकता कभी पूरी नहीं हो सकती है। अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सबसे पहले अपनी मन स्थिति का सामंजस्य अपने वातावरण के साथ बैठाना पड़ता है। हम किस इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, किस वातावरण में रह रहे हैं, हमारा उसके साथ ये कैसा है, हमारा उसके साथ रिलेशन कैसा है। और अपने आप को थोड़ा सा, जो व्यक्ति जितना भावनाशील बना लेगा, अपने आप को जितना इमोशनल बना लेगा, उसके पास बहुत अधिक डिमांड नहीं रहता। वो छटपटाता नहीं है, वो डरता नहीं है, उसे खुद के ऊपर भरोसा रहता है, विश्वास रहता है कि जीवन में अगर जो चीज़ हम चाह रहे हैं, अगर हमें वो नहीं भी मिला तो हम कुछ अपने साथ बेहतर कर लेंगे, कुछ अच्छा अपने साथ कर लेंगे। जीवन का पैरामीटर एक नौकरी है, ये हमारा मानना नहीं है। ये मेरा मानना नहीं कि जीवन में अगर एक नौकरी मिल जाए तो जीवन आपका सफल हो जाएगा, और नौकरी जीवन में नहीं रहा तो आप फटेहाल रहिएगा। कई सारे एग्जाम्पल आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। भारत आज़ाद होने से पहले भारत के लगभग 60% से अधिक फ्रीडम फाइटर मर चुके थे। भारत आज़ाद हुआ 47 में। भगत सिंह को फांसी कब मिल गया? आज़ादी से पहले मिल गया। आज़ादी से पहले मिल गया। उन्होंने आज़ाद भारत देखा? नहीं देखा। तो क्या आप भगत सिंह को कह दीजिएगा कि असफल व्यक्ति थे? आज़ाद जी को इलाहाबाद अल्फ्रेड पार्क में खुद को गोली मार लेना पड़ा। भारत आज़ाद हुआ था क्या? नहीं हुआ था। खुदीराम बोस फांसी पर चढ़ गए। भारत आज़ाद हुआ था क्या? नहीं हुआ था। और भी कई सारे लोगों को ऐसे मिला। जालियांवाला बाग में कई सारे लोग मरे, कई सारे फ्रीडम फाइटर्स वहाँ पर मरे। करतार सिंह सरावा मात्र 13 साल का लड़का, चाहता तो अपना जीवन बना सकता। इन तमाम प्रतिभाओं को अगर आप देखिएगा तो लगेगा कि ये जीवन में असफल हैं, लेकिन फिर भी आज के समय में दिलों पर राज करते हैं, लोगों के दिलों में, लोगों के मनों पर बसते हैं। और इसका केवल और केवल एक कारण था कि व्यक्तित्व व्यक्ति का जितना अधिक मजबूत होगा, जितना पावरफुल होगा, लोग उसे उस तरह से जानेंगे। इसलिए ज़रूरत किस बात की है? अपने आप को जो समय मिला हुआ है। गुरुदेव के पास एक व्यक्ति गया, पूछा पूजा किसकी करे? सोच करके गया था कि गायत्री परिवार के प्रमुख हैं तो बोलेंगे कि गायत्री की पूजा करो। गुरुदेव ने कहा कि बेटे जीवन देवता की साधना आराधना करो। पूजा पाठ क्या है बहुत ज़्यादा इसके फिक्र में मत आओ। जीवन देवता की साधना आराधना, सुबह में उठने से लेकर के रात में सोने तक का आपका जो स्केड्यूल है, आपका जो रूटीन है, उसको आप मेंटेन रखो। इसको आप ठीक कर करके रखो। समय का 1 सेकेंड भी फालतू के कामों में व्यर्थ मत करो। उन चीज़ों में क्यों उलझना जिसमें जीवन नहीं है? उन बुराइयों में, उस अश्लीलता में, उस फुहड़पन में क्यों जाना जहाँ पर कोई जीवन नहीं है, जहाँ पर कोई रस नहीं है? तो मन को लगाने के लिए दुनिया में कई सारी सुंदर चीजें हैं जहाँ पर आप अपने मन को लगा सकते हो। मन को ऐसा क्यों बना लेना जो उल्टे पुल्टे जगहों पर लग रहा है, जो जीवन को बर्बाद कर रहा है? उससे घटिया स्तर का कुछ है ही नहीं। हर वो चीज जिसे आप अपने घर वालों के साथ शेयर नहीं कर सकते हो, हर वो चीज जो आप अपने आदर्श व्यक्ति के सामने नहीं रख सकते हो, मेरे मित्र, वो चोरी है, वो गलत कार्य है। और जिसे आप सीना ठोक करके अपने साथ, अपने जो सीनियर्स हैं, जो आपके शुभचिंतक हैं, उन्हें आप बता सकते हो, शेयर कर सकते हो, वो सारा काम आप करो ना। कई सारे चीज़ों में आज के समय में युवा लिप्त है जिसे वो अपने पेरेंट्स के साथ नहीं बता सकता है, खोखला हो रहा है भीतर से, वो चीज़ उसको खाया जा रहा है। उन सारी चीज़ों से बचना होगा। और उन सारी चीज़ों से बचने के लिए पहला काम क्या करना पड़ेगा? आप अभी जो अपने मन के गुलाम बने बैठे हो, उस मन के ऊपर अपना कंट्रोल करना पड़ेगा। सुबह में उठने, कई भाई लोग कहते हैं अलार्म लगा करके सोते हैं, सुबह में जग जाएंगे, 5 बजे 6 बजे जग जाएंगे।
5 बजे का अलार्म लगा करके सोए और सुबह में अलार्म अपने नियत समय पर बजा, अलार्म बंद करके वापस फिर 2 घंटा सो गए। अब आपका जीवन में संघर्ष तो वहीं से शुरू हो रहा है 5 बजे से ही, जब आपका अलार्म बजा। आपका मन और आपका शरीर दोनों में संघर्ष हो रहा है। आपका मन वहाँ पर आपके शरीर के ऊपर डोमिनेट हो रहा है और कह रहा है कि 2 घंटा और सो ही जाते हैं तो क्या हानि हो जानी है, वो आपको सुला देता है। यानी जीवन का पहला जंग आप कब हार जा रहे हो? अपने बिस्तर पर ही हार जा रहे हो। अब वहीं पर अगर हार गए और सुबह में उठ करके ये कल्पना आप करोगे कि जॉब चाहिए, नौकरी चाहिए, रोजगार चाहिए, तो आज के समय में आप ढिंढोरा पीटते रहो, बुरा नहीं मानिएगा, वो जॉब आपको नहीं हासिल होने वाला, वो जॉब आपको नहीं मिलने वाला, बिल्कुल नहीं मिलने वाला। जॉब किसे मिलेगा? रोजगार नौकरी किसे मिलेगी? सरकारी नौकरी की बात कर रहे हैं, वैसे लोगों को मिलेगी जिसका एक फिक्स शेड्यूल है। अपने समय के प्रबंधन में अपने टाइम को यदि आप बेहतर करना चाह रहे हो तो उसे 3 हिस्सों में बांट दो ना। 24 घंटा का रूटीन है आपके पास। सोने के लिए मैक्सिमम आपको कितना समय चाहिए? 7 घंटा, इससे अधिक तो नहीं चाहिए। 6 घंटा रात में सो लीजिए, 1 घंटा दिन में आराम कर लीजिए मन करे तो। सोने के लिए आपको मैक्सिमम 7 घंटे का समय चाहिए। पढ़ाई करने के लिए दुनिया का कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम अगर फ्रेश माइंड से तैयारी किया जाए तो 8 घंटे की सेल्फ स्टडी सफिशिएंट होती है। उसके बाद आपको 8 घंटे 5 मिनट पढ़ने की भी कोई जरूरत नहीं। 8 घंटा का समय सोने के लिए, 8 घंटा का समय पढ़ने के लिए और 8 घंटे का समय मौज मस्ती करने के लिए। अब मौज मस्ती का जो समय है उसको इस तरीके से नहीं बर्बाद कर देना है कि अब देखो मौज मस्ती भी कई तरीके की चीज है। अब कहिएगा फ्रीडम मिल गया, मोबाइले में मौज मस्ती कर लेंगे, कर लीजिएगा, माथा चौपट हो जाएगा, फिर कुछ मिलने वाला नहीं है। हेल्दी आपका कुछ रूटीन में आना चाहिए। 8 घंटे का समय पढ़ाई के लिए, 8 घंटे का समय शरीर के आराम के लिए और 8 घंटे का समय मनोरंजन के लिए। मनोरंजन के समय आप क्या कर सकते हैं? 8 घंटा तो आपको कॉपी किताब के साथ बिताना है। बाकी के जो लास्ट के 8 घंटे हैं उसमें आपका खाना पीना बनाना, खाना, आपके साथ जो हेल्दी ग्रुप है फ्रेंड्स का, दोस्तों का, उसके साथ बैठ करके सेल्फ स्टडी को डिस्कशन करना, उसमें कुछ अपने लिए पनिशमेंट भी डिसाइड करा लेना उन्हीं दोस्तों से कि ये होमवर्क आपको दिया गया, यदि आप इसको पूरा नहीं करते तो अगले दिन आपको ये पनिशमेंट मिलेगा। धीरे धीरे आपकी मन स्थिति उस लेवल पर पहुंच जाएगी। आप अपने आप को उतना मजबूत कर लीजिएगा जिससे रिजल्ट, एक छोटा सा चीज आप जब चाहो जैसे चाहो आप प्राप्त कर सकते हो। रिजल्ट बहुत बड़ा चीज नहीं है। नहीं मिल रहा है बच्चों को, स्टूडेंट्स को, उसका क्या कारण है? उसका प्राथमिक कारण ये है कि उसका जो इफिशियंसी पढ़ाई का था, जो कि इनिशियल फेज में हम आप यहाँ पर बैठे हुए हैं, आपसे अगर पूछा जाए जीवन का पहला बोर्ड कब दिया था तो 10वीं की परीक्षा दी थी, मैट्रिक की परीक्षा दी थी। मैट्रिक की परीक्षा जब आपने दी थी तो जो प्रेशर आपने उस समय फील किया था वो एग्जाम देने के लिए, क्या वही प्रेशर आज के समय में आप एसएससी के एग्जाम देने के लिए फील कर पा रहे हैं? क्या जवाब भीतर से आएगा, नहीं कर पा रहे हैं। आपके जीवन का दूसरा बोर्ड कौन सा था? आईएससी का एग्जाम था, इंटरमीडिएट का एग्जाम था। आपने इंटरमीडिएट के एग्जाम के लिए जितना मेहनत किया था, क्या आप वही मेहनत अपने एसएससी एग्जाम के लिए कर रहे हैं? क्या जवाब मिलेगा, नहीं। हमारे दादाजी जब थे उस समय हम क्लास 8-9 में जब पढ़ाई कर रहे थे, प्रत्येक दिन का रूटीन था, ठंडा हो, गर्मी हो, बरसात हो, सुबह में 4 बजे तक जगना है तो जगना है, ये नहीं हो। 4 बजे से अगर 1 मिनट भी लेट होता था तो भोरे भोरे जतरा बन जाता था बिछौने पर, है ना। 2-3 घंटा उसी पर बेड पर ही मिल जाता था। पहले वो आदत लगा देते थे जगने का, 1 सप्ताह प्रयास करके खुद आकर के जगाते थे और 1 सप्ताह के बाद अगर नहीं जगते थे तो सुबह सुबह ही मिल जाता था डोज। 4 बजे एकदम जगना वो फिक्स था। ठंड के दिन में कंबल ओढ़ करके 4 बजे से पढ़ाई करना हम लोग शुरू कर देते थे। क्या वो लोग उस समय मूर्ख थे जो कहते थे कि सुबह हमें उठ करके पढ़ो? और आज भी हम आपको गारंटी देते हैं, क्लास 9th और 10th का संस्कृत का बुक ले आओ जो सीबीएसई में चल रहा है, हम आपको आज भी उसमें जितना सारा सुभाषितानी और पोएम था एक बार देखेंगे जरूर, उसके बाद वो चीज़ें आज भी हमको याद है। क्यों याद है? क्योंकि हमने कब उसको याद किया था? सुबह के समय याद किया था। आज तक वो मेमोरी का हिस्सा है, आज तक दिमाग में याददाश्त के रूप में बैठा हुआ है। आपने भी सुबह के समय बहुत सारे पोएट्री पोएम याद किया होगा, वो आज भी आपको याद होगा, क्योंकि सब कॉन्शियस माइंड आपका सबसे अधिक एक्टिव रहता है जब एयर में ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन अप टू 100% रहता है। और वो कब रहता है? तो ब्रह्म मुहूर्त के समय में रहता है। आप सुबह में जग रहे हो 8 बजे, आप सुबह में जग रहे हो 9 बजे, उसी समय खाना पीना बनाए, खाए, लाइब्रेरी गए, अनमनस तरीके से, कोई रूटीन नहीं है, अपनी पढ़ाई को जारी किए हुए हैं। उसके बाद आपको नौकरी चाहिए, मेरे मित्र, नहीं मिलने वाला है, नहीं मिलने वाला है। और आज के कंपटीशन में बिल्कुल नहीं मिलने वाला है। इसलिए अपने साथ थोड़ा सा हार्ड एंड फास्ट होना पड़ेगा। सुबह में जब आप जगते हैं तो जगने के बाद दिन भर में आपको कितना कितना चीज़ पढ़ना है, क्या क्या चीज़ आपको पूरा करना है, उसका एक रूटीन, एक खांचा तैयार कर लीजिए।
और जब आप उसको तैयार कर लिए तो उस पर एकदम हार्ड एंड फास्ट करना है। जैसे बकरी को डंडा से पीटना ही उसके प्रवृत्ति को छुड़ाना था, वैसे ही इस मन को मजबूत करने के लिए अपने मन को पनिशमेंट देना पड़ेगा, अपने मन को थोड़ा सा परेशान करना पड़ेगा। मन के अनुकूल काम करिएगा तो जीवन में कुछ मिलने वाला नहीं, इसको अपना गुलाम बनाना पड़ेगा। और मन मजबूत बनना कब शुरू हो जाएगा? जब आपके जीवन में दो चीजें मजबूती से अपना प्रवेश कर लेंगी। पहला आपका क्या है? शारीरिक फिटनेस के लिए प्रत्येक दिन कम से कम 20 मिनट का व्यायाम।